अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। मैं चाहना कि सारे तुसी यह वीडियो देख लवो तो उस तो बाद फैसला के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इन्वाइट आया होता है कि डकी भाई आप आएँ, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फ़ीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज़ से भी उन्होंने एक मेल एक फ़ीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएं, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पर लगा दें और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे रूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बैठाए थे। मैं और रूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाती है कि मैंने भी साथ आने। मैंने इसको कहा नहीं तुम घर चली की गई है, उस सुलूक के बारे में बताया। और जाहिर है अगर कोई कानून के हवाले से बात करे तो समझ नहीं आता कि कानून की किस किताब में ये तरीक़ाकार दर्ज है जो डकी भाई हमें बता रहे हैं। अब उनकी 3 महीने बाद जमानत तो हो गई है और उन पर जो केस था, ज़ाहिर केस उन पर ये था जी, जो बेटिंग आई थिंक जो ऐप होती है उसके ज़रिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। मगर जो केस में जो डिटेल वो हमें बता रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो बता क्या रहे हैं, उनके साथ हुआ क्या, किस तरह का सलूक किया गया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यूट्यूबर डकी भाई ने अपनी गिरफ्तारी से रिहाई तक की कहानी सुना दी। डकी भाई ने बताया 16 अगस्त 2025 को मलेशिया जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट से NCCI के ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। 16 अगस्त 2025 को रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। डकी भाई ने बताया मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पहले 23 मिनट में तमाम जवाब दे दिए थे। NCCI के असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने पैसों की डिमांड की। मेरे बैलेंस के अकाउंट से 3,26,000 USDT अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट। साद रहमान उर्फ डकी भाई ने बताया एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान ने गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। डकी भाई ने बताया रिहाई के लिए 8 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मेरी बीवी उरूप पर भी FIR दर्ज करने की धमकी दी गई और कहा कि अगर चाहते हो FIR न की जाए तो 1 करोड़ रुपए दो। मेरी फैमिली ने किसी से उधार लेकर 60 लाख रुपए। मुझे नहीं पता क्या सीन है,
मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCIA ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह बैरून मुल्क जा रहा था। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई। रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCIA ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCIA के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोले, NCCIA के अफसरान को दिए उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया। वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। मेरा रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशियल करने के लिए भी मेरी फैमिली से 30 लाख रुपए लिए गए। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब NCCIA ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। यूट्यूबर डकी भाई ने बताया मेरे खिलाफ मजीद 4 पर्चे तैयार करने की धमकी दी और 1.5 करोड़ की डिमांड की गई। मेरे दादा, वालिदैन और अहले खाना के हर फर्द के बैंक अकाउंट बंद करा दिए गए। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्जे लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। अच्छा, ये जो पैसे लिए गए, ये खबर आ गई थी, बाहर निकल आई थी ये। उसके बाद हमने देखा जो तफ्तीश कर रहे हैं सरफराज चौधरी और उनके साथ जो दीगर लोग थे, फिर उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया और जो पैसे लिए, पहले तो वो मॉरल पुलिसिंग भी बता रहे हैं कि की जा रही थी और कि तुम लोग यूट्यूबर जो है तुम लोग करते क्या हो, तुम यंग नस्ल को जो है बिगाड़ रहे हो, तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। लेकिन जो लोग मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनके पास क्या राइट है, दूसरी बात ये कि मॉरल पुलिसिंग करने वाले ही रिश्वत मांग रहे हैं केस खत्म करने के लिए, और ये नहीं, घर वालों तक के बैंक अकाउंट जो है वो भी फ्रीज किए गए। और सदफ आप ये देखें कि एक होता है लॉफुल तरीका, जुडिशियल तरीका, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीका जिसमें अब डकी भाई के बकौल रिमांड में रख के मारा जाता है, उसके बाद फिर थ्रेट किया जाता है, उसके बाद फिर पैसे लिए गए उनसे। आप मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी डिजिटल इकोनॉमी पे इतना काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क का जो एक इमेज, जो पिक्चर है, इफ वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर्स एंड बिग यूट्यूबर्स, डकी है। आपके अगर ये जो वीडियो 15 मिनट का ब्लॉग है ये किसी और मुल्क में कोई देखेगा, वो क्या आपके मुल्क के बारे में सोचेगा कि ये हाल करते हैं आप अपने इन्फ्लुएंसर्स का? ये बोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहाँ पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर, मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो वो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार अब अपने ब्लॉगर्स का, आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ हिज वीडियो, आई डोंट फॉलो हिम, बट ये एक्स्ट्रा जुडिशियल था। वट एवर ही सेड आफ्टर 100 days ही ब्रोक हिज साइलेंस। और वो जो उन्होंने बातें बताई, मतलब बड़ी अजियतनाक सिचुएशन थी। हम बाहर इस हवाले से बात करेंगे कि कानून कहता क्या है, और जब तरीक़ाकार ये अपनाए जाते हैं तो ज़ाहिर है जब कानून अपनी जगह मौजूद है तो इन तरीक़ाकार की, जो एक्स्ट्रा जुडिशल तरीक़ाकार हैं, उसकी क्या गुंजाइश है। बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं जाफरी साहब। थैंक यू सो मच अमार हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। मुझे तरीक़ाकार बताएँ कि जो जब किसी के खिलाफ पर्चा होता है, जब हम साइबर क्राइम एक्ट और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, तो तफ्तीश का तरीक़ाकार क्या होता है? जो इस वीडियो में डकी भाई पे बीत रही है, क्या ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है? जो इस वीडियो में डकी भाई पे बीत रही है। जी सदफ और साइम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। दुख भी हुआ काफ़ी देख के कल जब ये चीज़ें आई सामने। देखिए, अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि ये इदारा है NCCIA, इसका पहले नाम था NR3C।
नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जिसकी इब्तिदा मैंने खुद की थी 2002 के अंदर, यानी आज से कोई समझ लें 23 साल पहले। लेकिन तरीक़ाकार पहले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला है कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है मुझे बहुत जोर का, वो बड़ा परेशान हुआ। वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डकी भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डकी भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे। तो डकी भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं। मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वो एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था। मैं आपको बताता हूँ जी, डकी भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी। और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डकी को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चलूं कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो
असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत ही नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं NCCI की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट दे के ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं, कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिए, यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आते हैं हवालात, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा आईओ ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुई। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहां पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है, आपने वीडियो के एंड तक
याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया हुआ था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा है। मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। उसने उसे सर हिलाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं। अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। उसने ऐसे सर हिलाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया है। तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई, उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी। उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं, FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करेंगे। अरूब घबरा गई। मैंने अरूब की तरफ देखा, मैंने अरूब की तरफ इशारा किया कि मैंने कहा बस बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूब से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आईओ ने और फिर 3 माह से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद डक्की भाई को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली और 26 नवंबर को उन्हें रिहा किया गया। मगर NCCIA की हिरासत के दौरान डक्की भाई के साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से डक्की भाई ने आज हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। डक्की भाई ने NCCI लाहौर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि तफ्तीश के दौरान उन्हें बहुत मारा गया, चेहरे पे थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई, टांगे बेंड करवाकर और बाजू ऊपर करवाकर एक बच्चे को वीडियो कॉल की गई और बच्चे से भी कहा गया कि मुझे गालियां दी जाए। और ये सब एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने करवाया। सुनिए सादुर रहमान ने इस हवाले से आज अपने YouTube पे जारी वीडियो पैगाम में क्या कहा है। हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बेंड कर। मैंने अपनी टांगे बेंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डक्की भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डक्की भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा। डक्की भाई जो दावा कर रहे हैं वो इंसानियत सोच और चौंका देने वाला है। और NCCI के जिन अफसर पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो कई तनाजात में पहले ही घिरे हुए हैं, जिनमें से एक डक्की भाई की गिरफ्तारी और उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने जैसे इल्जामात भी हैं। और इन्हीं इल्जामात पर रवां साल सितंबर में सरफराज चौधरी को ओहदे से बरतरफ किया गया था और अक्टूबर में
FIA ने सरफराज चौधरी समेत NCCI के 6 अफसरान को गिरफ्तार किया और इन पर अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत हासिल करने के इल्जामात लगाए गए। तशवीश की बात यह है कि डकी भाई ने अपनी वीडियो में दावा किया कि सरफराज चौधरी दौरान हिरासत उन पर यह इल्जाम लगाते रहे कि वो नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। और अहम बात यह कि कुछ अरसे पहले सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट सामने आया था। देखिए कि कैसे वो इस इंटरव्यू में अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। अब ये NCCI के एडिशनल डायरेक्टर थे जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है, यानी कि अगर कोई साइबर जुर्म हो तो उसकी आप तफ्तीश करें और अरेस्ट करें लोगों को, लेकिन ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स को इस इदारे में भर्ती किया गया है जिसका माइंडसेट मनफी और नफरत आमेज था इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के हवाले से कि ये सारे लोग जो हैं घटिया हैं, ये गवार लोग हैं। यानी कि आप सोचें कि खुद जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डकी भाई की वीडियोज़ से बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे, जुए की तरफ राग़िब होते थे, लेकिन उनके खुद के ऊपर इल्ज़ाम यह लगा हुआ है एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर कि इन्होंने इस गिरफ्तारी के एवज रिश्वत लेने की कोशिश की, जिस इल्ज़ाम में उनको बरतरफ किया गया है और अरेस्ट किया गया। यानी कि गैम्बलिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अब तक साबित नहीं हुआ, शायद आगे जाके हो जाए जो भी कार्रवाई हो, लेकिन खुद इनके ऊपर अपना इदारा इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने रिश्वत ली है। फिर इनका ये कहना इस वीडियो में कि बच्चे जो हैं माजी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते थे, वो इन्फ्लुएंस होते थे, आइडियलाइज होते थे अलामा इकबाल से, कायदे आज़म से, AQ खान से, मिर्ज़ा गालिब से, और लेकिन ये पैगाम तो दे रहे हैं कि इनको आइडियलाइज करते थे और आजकल ये लोग इस तरह के घटिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडियलाइज करते हैं। लेकिन खुद की हरकतें देखें कि डकी भाई अपनी वीडियो में ये बता रहे हैं कि उनको भाइयों ने अरूब का मोबाइल रख लिया। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ और तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, IO के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बुला लेता हूँ। ऑफिसर्स ने जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुला रहे हैं तो बाकी घबराएं ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग या इस तरह का कुछ नहीं है, तो आ जाए। मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ WhatsApp खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, क्या कर लेंगे आप। जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे। हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारें बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। दे वर शेकिंग। वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे। हमने बस वेट किया कि यार ये कब हमें फारिग करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को ज़हनी अजियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। अरूब का राइट बनता है कि वो प्री अरेस्ट बेल करवा के आए। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें। उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया, आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी इनको दे दें। इस दौरान मार रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, गालियां दे रहे थे और 7 साल बच्चे को वीडियो दिखा रहे थे और उसके सामने तशद्दुद कर रहे थे। यानी खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि किसको आइडियलाइज करना चाहिए, लेकिन खुद की हरकतें ऐसी हैं। तो पता नहीं कि जो डकी भाई को फॉलो करते हैं वो आइंदा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस जैसे जो अफसरान है
उनको तो यकीनन इस माशरे में कोई फॉलो नहीं करेगा। इस हवाले से हमने जो डीजी एनसीसीआई हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की कि जो इल्ज़ामात लगाए गए ढक्की भाई की तरफ से कि उनको गालियाँ दी गई, उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस इदारे में ज़रा देख के रखें लोगों को कि जो नई जनरेशन है उसमें अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जनरलाइज करके घटिया और गवार कहा जाए। यो और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी USDT भी अपनी जेब में डाल ली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। सॉरी। उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट इज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इन्हों दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सैट नहीं पर आउंदा है। मेरे दोस्त ने एज इट इज मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त से भी बात की, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ पे बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम डकी की बात नहीं कर रहे। ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख, या मेरे पास 60 रुपए नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहां पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के, रंग उनके उड़े हुए थे, कहा कि साद जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं, जो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू इधर पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं, ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वॉज नेवर अबाउट द केस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द मनी। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया था कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दिया है इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, इट्स ओके। खैर मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए हैं मेरे से बात करने के लिए और वो चले गए। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था, इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा आपने याद रखना है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि किधर तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। उसने मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल हैं, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हुए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा, तो इन्होंने पैसों की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरे से डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं। उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उससे मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा, कहता कि देख ले
अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहता ठीक है, वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि एनसीसीआई के हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लें मेरा। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीए ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। खैर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये आईओ से पूछो कि अब क्या इस पे मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है। वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हुए, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ है। और जब मैंने ये सुना मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने 400 दें, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको जेलों हवालातों के बाद पहला व्लॉग, 100 दिन की कैद और असीरी के बाद पहला व्लॉग। यकीन करें दिल दुखी है, तकलीफ में हूं कि इतना भी जुल्म हो सकता है किसी पर, इतना भी जुल्म किया जा सकता है किसी पर, इतनी भी नाइंसाफ़ी की जा सकती है किसी से, इतनी भी अंधेर नगरी हो सकती है। ये सब हो सकता है, ये सोच सोच कर दिल दुखी है। और इसलिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि दिल बहुत दुखी है। मैंने कहा आपसे बात करूँ इस पर। सादर रहमान अलमरूफ डक्की भाई मारूफ यूट्यूबर, मशहूर यूट्यूबर, आप सब जानते ही होंगे। मैं तो पहले नहीं जानता था, बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन इस केस के बाद डेफिनेटली जान गया। और इस केस में मेरी एंट्री भी है। मैं भी बेवकूफ़ बना हूँ, मेरी एंट्री, और मैं कैसे बेवकूफ़ बना ये मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन सादुर रहमान अलमरूफ डक्की भाई का व्लॉग सुनते हुए मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो कई मरतबा दरमियान में रोया, कई मरतबा उसकी आंखों में आंसू आए, कई सवालात उसने किए हम सब से कि मेरे दादे का क्या कसूर था, मेरे दिल के मरीज़ बाप का क्या कसूर था, मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी बीवी का क्या कसूर है, मेरे भाइयों का क्या कसूर है, और मेरा इतना बड़ा कसूर। यानी सादुर रहमान अलमरूफ डक्की भाई पर इल्ज़ाम क्या था। वैसे तो एनसीसीआईए ने बड़े ही पर्चे लंबे ही खींच दिया। इस तरह लग रहा था जिस तरह ये कुलभूषण यादव का साथी है जो आप पकड़ा है, जिस तरह फ़ख्र से वो एडिशनल डायरेक्टर जिसने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया, सरफराज चौधरी, जिस तरह फ़ख्र से वो बयान करता था वेस्ट कोट पहन के और कहानियाँ बयान करता था, उस पर मैंने पहले भी एतराज़ किया था कि जब डक्की को पकड़ लिया उसने, तो उसने इसको बेगैरत कहा एक पॉडकास्ट में। मैं हैरान हुआ कि जो सामने बैठा था उसने भी नहीं कहा कि आप अगर किसी ने जुर्म किया है तो आपने पकड़ लिया है, ठीक है, अदालत फैसला करेगी, आप किसी को बेगैरत कैसे कह सकते हैं। वो भी चुप रहा। और मैं बड़ा उस दिन भी गुस्सा भी आया, दुखी भी हुआ कि ये कैसे अफसर हैं। वो आदत लग जाएगी, फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डक्की भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद कर देंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो इन हरकतों पे आ जाएंगे फिर। हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया है, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआईए के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमने हमारे पैसे 16, 17, 18 ग्रेड का अफसर है और किसी बंदे को बेगैरत कह रहा है और लाइव कह रहा है, यानी रिकॉर्ड करवा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है।
कोई खौफ खुदा नहीं, कोई इसको नहीं है क्योंकि ऊपर से मुझसे पूछ लेगा। तो खैर इस व्लॉग में डक्की रोया भी और उसने सवालात भी किए। और भला इसका कसूर क्या था डक्की भाई का? इसका कसूर यह था कि एक जाने या अनजाने में ये एक जुए की ऐप को प्रमोट कर रहा था। ये वही जुए की ऐप है जो PSL की स्पॉन्सर भी थी, और ये वही जुए की ऐप है जो हमारे खिलाड़ियों के सीनों पर जिसका लोगो लगा होता था, और ये वही जुए की ऐप है जिसका एक ब्रांड एम्बेसडर भी है बड़ा आदमी। और ये जुए की ऐप शायद आज भी चल रही हो, कहीं ना कहीं मौजूद हो, लेकिन डक्की पकड़ा गया। और फिर जिस तरह इसको पकड़ा, वो चीन से आया था, मलेशिया जा रहा था अपनी बीवी के साथ, जिस तरह पकड़ा और ड्रामाई रंग दिया गया कि पता नहीं फरार हो रहा था मुल्क से, तो पता नहीं हमने कोई 40 दिन नाके लगाए रखे, तो पता नहीं कितना बड़ा नरेंद्र मोदी का ये साथी था, या पता नहीं कितना बड़ा दुनिया का दहशतगर्द पकड़ लिया। खैर वो तो छोड़ें, आप सुन चुके हैं। इस अपने व्लॉग में जो 52 मिनट का व्लॉग है डक्की भाई का, और जिसमें उसने मोटी मोटी बातें बताई, वो ठीक कह रहा था कि 100 दिन की कैद, वो कदम कदम पर छितर पड़े हैं। पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है, मारा जाता था कि उसके बाद जेल जाना है। ये तो बोलने कोई मसला नहीं है कि भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। और हम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डक्की भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी, बात तो नहीं कर सकते डक्की भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डक्की भाई कुछ कहना चाहेंगे? डक्की भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो दिया गया और उसने वो मना नहीं किया, लॉयर्स ने मना कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊँ। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार NCCA ऑफिस वापस आता है, वहाँ पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से NCCA ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर 52 मिनट उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा डक्की तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो उनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं। मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं, तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, फिर दूसरा थप्पड़, फिर उससे मिल ले। चौथा थप्पड़। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर ही पता था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बैठाया और मुझे जेल ले गए। डक्की भाई को जो है तकरीबन 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डक्की भाई को जुडिशियल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डक्की भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में वहम गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं, वो आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके आपकी जुबान निकाल के चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है खड़ा करके मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की जुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज आप ऐसा समझो कि कुछ 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज
होगा बैठा उसका। हुआ था, या या फिर वो एक किंग जैसे साइज बैठ- मैट्रेस अगर एक अंदर दोनों पड़ा के हो बल तो बैठना। वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। पीछे ये बंदा जो जेल खड़ा होता है, के उसने सेल का लड़की को साइज मारना होता है। शुरू कॉर्नर पे जो है वॉशरूम और लगा होता है सरफराज जो चौधरी कवर्ड ने नहीं उस होता, बच्चे उसके से आगे एक छोटी सी बता रहा है कि दीवार उस बच्चे लगी से होती कहा कि है, इसको यानी गाली कि अगर दो। आप खड़े हुए हो तो बाहर से देखने वाला उसने गाली बंदा दी। आपको नंगा कहता है, एक देखेगा, और लेकिन दो, अगर आप एक वॉशरूम और करने के दो। लिए बैठे हो पीछे से तो बंदा डक्की को मार रहा है, आपके डक्की चेस्ट से अपने ऊपर हाथ ऊपर जो है ऊपर आप किए, विजिबल घुटनों होगे, के बल नीचे आप बैठा हुआ कवर्ड है। होगे। इस वीडियो हद तक कॉल बस सरफराज दीवार चौधरी होती है की वहाँ हुई है, पे, 7 साल का उसी के बच्चा ऊपर उधर जो से है वो गालियां एक दे टूटी रहा है, लगी पीछे होती से है बंदा मार पानी रहा है, की। आप मैं जब अंदाजा अपने करें। सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे ये NCCI सेल में लाते ही है। लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है, ये मुझे नहीं समझ आ रही हुकूमत होती है का कि मैं तोहफा है। कहाँ पे और आ ये गया इस हूँ। तरह मैं के लोग इस इधर उधर देखता हूँ, जानवर नुमा परेशान हो जाता हूँ लोग कि बिठाए हुए हैं, ये जो क्या हो रहा है मेरी इस जिंदगी तरह में। के बहुत लोग ऊंचा जो इंसानों के साथ पंखा ये लगा ट्रीट होता है, करते जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी कहता है, खुदकुशी नहीं कर बच्चा गालियां दे सकता। रहा था, अंधेरा हो पीछे जाता वाला है, बंदा मुझे मुझे कुछ मार समझ रहा नहीं आ था, रही मैं होती कि मैंने क्या घुटनों करना के है। खैर बल बैठा हुआ मैं था दीवार के साथ और मेरे लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल हाथ ऐसे ही, ऊपर और थे सोचता रहता हूँ और आंखों से कि ये आंसू मेरी थे। ज़ाहिर है, ज़िंदगी बंदा इसके अलावा क्या कहाँ कर से सकता कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, उसके लेकिन कोई बाद 15-20 मिनट के अंदर मुझे एक कहा इंचार्ज जो है वो वहाँ से गुजर